मासी के पिछले एपिसोड में शरण कुमार लिम्बाले जी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार उनकी मां के पति मरने से कुछ समय पूर्व पश्चातापवश उनकी मां के पास आते हैं। उनकी मां सब चीजें भूल कर, अपने सभी दुखों को दरकिनार कर अपने पति की सेवा करती हैं और मरने के पश्चात वे उनके क्रियाकर्म में नहीं जाती। उसके लिए उनकी नानी संता माई जाती हैं। उसके बाद वे जिक्र करते हैं कि किस प्रकार उनकी बहन नागी की शादी उससे कहीं ज्यादा बड़े युवक से कर दी जाती है, लेकिन वह घर से भाग आती है। और अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। मेरी हाई स्कूल तक की पढ़ाई चुंगी और चपल गांव, इन दो गांव में हुई। रोज पैदल आता जाता। इस बार चपल गांव में बोर्डिंग में रखा गया। कारण इतना ही था कि जब मैं चुंगी में था तब स्कूल नहीं जाता था, शरारतें करता। बोर्डिंग के कारण अब सब बंद हुआ। घर में लाड़ भी बंद हो गए। भिन्न भिन्न गांव में विविध बच्चे वहां थे। अब तो सवेरे की चाय भी बंद हो गई। बचपन में दादा के नमाज के संस्कार मुझ में थे। बाद में संता माई की, अंबाबाई और लक्ष्मी के संस्कार भी हुए। काका के पोथी पुराणों ने तो पागल ही बना दिया था। बोर्डिंग में आने के बाद यह सब धीरे धीरे कम होता गया। आसपास सभी दलित छात्र थे, जिसके कारण बौद्ध धर्म के प्रति अधिक आत्मीयता महसूस होने लगी। चपल गांव में अध्ययन के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। प्राइमरी स्तर पर गणित तथा चित्रकला के प्रति जो आकर्षण था वह भी कम हो गया। अलबत्ता अंग्रेजी पक्की हो गई। कक्षा में मेरी गिनती बुद्धिमान लड़कों में होती। संता माई मुझे अपनी गोद में लिए सोती। बचपन से ही मैं उनकी गोद में ही सोता रहा हूं। अब बोर्डिंग में आ जाने के कारण संता माई को सूना सूना सा लगता। तो इससे पता चलता है कि पहले के जो गांव देहात के सरकारी स्कूल हुआ करते थे, उनमें शिक्षा जो है वो काफी बेहतरीन किस्म की हुआ करती थी। बेशक शिक्षक जो है वो कैसे भी हों, लेकिन शिक्षा बेहतर हुआ करती थी। यही सारे जिक्र जो हैं वो पहले की आत्मकथाओं में भी हैं कि सबकी अंग्रेजी बेहद बढ़िया हो गई थी। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और तुलसीराम जी की तरह ही शरण कुमार लिम्बाले जी भी बुद्धिमान बच्चों में गिने जाते थे। एक बार मैं उनके स्वप्न में चला गया, इसलिए वे मुझसे मिलने आई। हन्नूर चपल गांव से 5 किलोमीटर का अंतर है। 60 पैसे बस का टिकट था, पर इतने पैसे भी पास में नहीं होने के कारण वे पैदल ही चपल गांव आई थी। मेरे लिए वे पुरानी चप्पल ले आई थी। वे चप्पलें उन्हें हन्नूर के बस स्टैंड पर झाड़ू लगाते समय मिली थी। वे चप्पलें उन्होंने नागी निर्मी को नहीं दी। मुझे से कहा, चप्पल पहनो। तो कितनी दरिद्रता है कि मात्र 60 पैसे जिस बस का किराया है वे भी उनके पास नहीं है। क्योंकि पहले के प्रसंगों में भी इस दरिद्रता का जिक्र वे कर चुके हैं कि 10-10 पैसे जोड़कर ये निश्चित किया जाता था कि कल की चाय वे पी सकेंगे कि नहीं, 1 किलो आटे में कितने पैसे कम पड़ जाएंगे या कितने पैसे और जोड़ने पड़ेंगे, कितना बोझा और ढोना पड़ेगा 10-10 पैसे जुटाने के लिए। तो वैसे में 60 पैसे तो बहुत बड़ी चीज लगती होगी। एक का अंगूठा टूटा हुआ था। मैंने पैर डाले, ठीक आए, पर वे किसी स्त्री की थी। मैंने पहन ली। दोनों गांव में निकले। संता माई अंगूठा ठीक करा लेना चाह रही थी। स्टैंड के पास चमार बैठा था, उसके पास गए। उसने नकार दिया, क्योंकि वे संता माई को जानता था कि वे महारिन हैं। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे अपने ही दलित समाज में, विरोधाभास जिसे कहते हैं। एक तरफ तो हम अपने अधिकारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम अपने ही लोगों से छुआछात भी बरतते हैं। मैं चप्पल चुपचाप पहने रहा। अन्य मित्र लेडीज चप्पल कहकर चिढ़ाते, पर उनके पैरों में चप्पलें कहां थीं। जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो एक बार स्कूल के मैदान में मुझे 30 रुपए मिल गए। पीरजादा नामक मित्र ने देख लिया। उसने कहा, हम दोनों आधे आधे बांट लेंगे, अक्कलकोट जाएंगे, फिल्म देखेंगे। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। पीरजादा कहता, तू मुझे केवल 10 रुपए दे दे, तुझे रुपए मिले हैं इसलिए तू 20 ले ले। अंत में हम दोनों कुछ भी तय नहीं कर सके। वास्तव में मुझे ये सब गलत लग रहा था। मेरी ईमानदारी मुझे कचोट रही थी। स्कूल की घंटी बजी। कक्षाएं शुरू होने के पहले स्कूल के मैदान में सामूहिक
प्रतिज्ञा तथा राष्ट्रगीत होता था। राष्ट्रगीत अथवा श्रद्धांजलि के समय सभी शिक्षक एक ही पोज में खड़े हो जाते थे। प्रार्थना के बाद वे 30 रुपए में हेडमास्टर को दे आया। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। स्कूल के लाउड स्पीकर पर मेरी ईमानदारी का अभिनंदन किया गया। मैं कक्षा में गया। हिरेमठ सर पढ़ा रहे थे। उस वर्ष खेल की प्रतिस्पर्धा में हमारी कक्षा हार चुकी थी। उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया और सबको संबोधित करते हुए बोले, हम खेल में स्पर्धा हार चुके हैं, कोई बात नहीं, पर लिम्बाले की ईमानदारी से हमारी कक्षा विजयी हुई है। तो वाकई जहां एक एक पैसा 10-10 पैसा जोड़ के अपना गुजारा करने की कोशिश वे करते थे, वहां 30 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी जिसे उन्होंने लौटा दिया। इससे पता चलता है कि अभावों में रहने के बावजूद भी उनमें कितनी ईमानदारी थी। और कुछ लोग हमारे यहाँ पर ऐसे होते हैं जो दूसरों के हक मारने से बाज नहीं आते, कितना भी उनके पास हो, लेकिन उन्हें फिर भी यही लगता है कि और हमें चाहिए और सब हमारे गुलामी होने चाहिए। यहां तक कि किसानों तक को जो रोटी उपजाते हैं उनको भी गुलाम बनाने की कवायतें की जा रही हैं। समझ ही रहे होंगे मेरा इशारा मैं किस बारे में बात कर रही हूं। वह खुशी मुझे मूल्यवान लगी। शनिवार रविवार को मैं गांव निकल जाता, फिर सोमवार को ही वापस आता। गांव में घूमता फिरता, अस्पृश्यता से चिढ़ होती, शिक्षा के कारण स्वाभिमान उभर रहा था, जातीयता से मन खिन्न होता। गांव में शिवराम का होटल था। वहां अछूतों के लिए अलग बाहर कप और सॉसर रखे होते थे। मैं कई बार उन कप सॉसरों को देखता। रास्ते में घूमते समय भी पूरी स्वतंत्रता नहीं थी। पहले भी जिक्र है और सभी आत्मकथाओं में जिक्र है कि जब कोई सामने से आता था तो परे हट जाना होता था ताकि किसी को परछाई से भी छूत ना लग जाए। इन स्थानों पर अछूतों की उपेक्षा होती, अपमान होता। गांव के स्त्री पुरुष जहां हगते थे वहां हमारा निवास था। इस गांव के प्रति मुझे कोई प्रेम नहीं था। हाँ, भय जरूर था और आतंक भी। जन्म के पूर्व ही अछूत का लेबल लग गया था। जब गर्भ में था तभी अछूत स्त्री का गर्भ कहकर मुझसे जाति चिपकाई गई थी। मृत्यु के बाद भी अछूत का शव कहकर अछूतों की शमशान भूमि में 4 अछूतों के कंधे के सहारे ही तो जाना है। हम गांव में स्वाभिमान से घूमते, इस कारण गांव के कुछ युवक खार खाते। उन्हें नहीं चाहिए था हमारा स्वाभिमान। स्वाभिमान में एक अलौकिक ताकत होती है, इसका एहसास मुझे हो रहा था। हम थोपी गई शूद्रता में जलकर राख नहीं होना चाहते थे, छटपटाते थे। शिवराम के होटल में बाहर रखा गया कप सॉसर हमें हमारी जाति का अपमान लगता। पुरानी पीढ़ी उस अपमानित कप सॉसर में चुपचाप चाय पीती। मतलब हमारे बुजुर्गों ने कभी भी इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए कोई पहल नहीं करी। तो इस लिहाज से हमारे बुजुर्ग भी दोषी ठहरते हैं। राम बाप शिवराम के होटल में जाता, बाहर के आले में रखा कप सॉसर उठाता, उसी आले में जर्मन का एक गिलास रखा हुआ होता, ऊपर से पानी दिया जाता। राम बाप पानी पीता, चाय पीता, कप सॉसर धोकर उन्हें वहीं रख देता, जमीन पर पैसे रख देता अथवा ऊपर से देता। हाथ में पैसा देना अपराध था। मैं राम बाप से बातचीत करता। राम बाप कहता, अपनी जाति ही निम्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं, गांव के खिलाफ चलकर यहां कैसे जी सकते हैं। कभी तो गांव के खिलाफ जाना ही होगा। कितने दिन मौन रहकर जिए, कितनी पीढ़ियों को इस प्रकार की जिंदगी जीनी होगी। कभी तो इन सबको नकारना होगा। तो शिक्षा से स्वाभिमान जाग जाना चाहिए था मनुष्य का। एक्चुअल में होना तो यही चाहिए था, पर हुआ ठीक इसके विपरीत। जो लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए हैं वो अपने समाज की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, अपनी जाति छुपाकर रहते हैं। तो उद्धार करने की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। मंचों से बड़े बड़े भाषण देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए क्या कभी कोई पहल की गई है इन मंचों से? क्या इतना चंदे का पैसा भव्य आयोजनों में खर्च करना जरूरी है या स्कूल कॉलेजों की इमारतों को बनवाने में खर्च करना जरूरी है? ये सब सवाल हैं जो हमें अपने समाज से भी पूछने पड़ेंगे। मैंने और परश्या ने सोचा कि शिवराम पर कानूनी कार्रवाई की जाए, पर उसके होटल में चाय पीने के लिए पैसे नहीं थे। दादा को भी हमाली नहीं थी।
दादा के पास 10 पैसे थे। उनकी सभी जेबों की तलाशी ली। बीड़ी के लिए उन्होंने 10 पैसे बचा कर रखे थे। मैं जिद कर रहा था। दादा से पैसे लिए। मैं और परश्या शिवराम के होटल की ओर आंधी की तरह चले। ऊपर से पानी परोसा गया। परश्या ने कप सौसर धोया। मैंने जमीन पर पैसे रख दिए। फेम्या ने पैसे लिए। ऊपर से चाय डाली। उस चाय को लेकर हम दोनों सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। हवलदार खैनी खाने बैठा था। पुलिस चौकी में जाने का यह पहला अवसर था मेरा। मेरे बदन पर फटी बनियान और नीचे फटा टॉवल लपेटा हुआ था। परश्या चौकी के दरवाजे पर खड़े होकर पूछ रहा था, मे आई कम इन सर? मैं परश्या के पीछे थरथराते हुए खड़ा था। हवलदार पागलों की तरह हमें देख रहा था। हवलदार शायद हमारी बात को समझ नहीं पाया, इसलिए चलाया, क्यों बे मूर्खों? जरूर समझ गया होगा, लेकिन उसकी हैरानी की वजह शायद ये रही होगी कि दलित और अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। परश्या और मैं भीतर घुस गए। परश्या ने सारी स्थिति स्पष्ट की। कप सॉसर सामने रखे। हवलदार ने कप सॉसर और हम दोनों को बारी बारी से देखा। उसकी नजर में हम और सॉसर दोनों एक सरीखे थे। कहने लगा, तुम्हें अंदर कर दूंगा। हमारे साहस का पता घर वालों को नहीं था। हम दोनों परेशान हो गए। बेकार में बेवकूफी हो गई। हम क्या रोज वहां चाय पीने जाते? घर वालों को पता चल जाए तो क्या होगा? शिवराम तो हमारी जान ही ले लेगा। लोग क्या कहेंगे? हमें भी पकड़ो तथा शिवराम को भी। मैं रुआसी आवाज में कहने लगा। परश्या भागने की तैयारी में था। मुझे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पते मालूम नहीं थे। उन्हें कैसे लिखा जाए ये भी मालूम नहीं था। मैं पूरी शक्ति से कहने लगा, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं। हवलदार थोड़ा सा परेशान हुआ। शिवराम को बुलाया गया। शिवराम पुलिस चौकी में आने वाला है, यह सुनकर हम और भी परेशान हो गए। शिवराम के आने के बाद हवलदार ने उसे सब कुछ वही कहा जो हमने उसे बताया था। शिवराम चिढ़ गया। आज 20 साल हुए, सारी दलित बस्ती इसी प्रकार से चाय पीती है। इन्हें क्या हुआ? इन्हें अगर होटल के भीतर लूं तो मेरे अन्य ग्राहक छूट जाएंगे। हमारी ओर वे घूर घूर कर देख रहा था। मेरी तो घिग्गी बंद गई। शब्द निकल नहीं रहे थे। शिवराम ने चौकी में चाय मंगवाई। मुझे और परश्या को अच्छे कप सौसर में चाय दी और गालियां भी देने लगा। बेवकूफों, मेरे घर आओ, मैं अपनी थाली में तुम्हें खिलाऊंगा। हम दोनों चौकी के बाहर आए। इस संबंध में किसी से कुछ ना कहा जाए, हमने सोचा। जो हुआ उसे भूल जाने का निर्णय हमने लिया। हम दोनों बस्ती की ओर निकले, पर गांव तथा बस्ती एक हो चुके थे। आश्चर्य की दलित भी हमारी ओर नहीं थे। शाम को काका आए, काफी चिढ़े हुए थे। शरण्या, किस पर केस किया है? तुझे क्या पड़ी है? तेरा सिर में सांप की तरह कुचल दूंगा। खुद को समझता क्या है? मैं खामोश बैठा रहा। काका निकल गए। संता माए मुझे लिए बैठी रही थी। अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। मेरी पीढ़ी ने तो इससे भी अधिक जुल्म सहे हैं। उन दिनों गांव में कोई जानवर मर जाता था तो पूरा गांव दलितों से चिढ़ जाता, बस्ती को परेशान करता। पूरी बस्ती के दलितों को खंबे से बांधकर जानवरों की तरह पीटते। तुम लोगों ने ही जहर देकर हम लोगों के जानवर को मारा है, ऐसे आरोप लगाते। औरतें बच्चे रोते, सारे पुरुष पीटे जाते। बस्ती को बहिष्कृत किया जाता। खेतों में मजदूरी नहीं दी जाती। पैसों के बावजूद दुकान में सामान नहीं दिया जाता। सभी ओर से उन्हें परेशान करते। दलित कसम खाते, छटपटाते। तो सामाजिक बहिष्कार किस तरीके से किया जाता था? वर्ण व्यवस्था कोई एक दिन में नहीं खड़ी हुई है, उसके पीछे लगातार सवर्णों की मेहनत है। मैं तो इसे मेहनत ही कहूंगी, क्योंकि उन्होंने अपने समाज के प्रति ईमानदारी दिखाते हुए उसको आगे करने के लिए ये सारा, चाहे छल कपट से ही सही, सोचने में भी मेहनत लगती है, पढ़ने लिखने में भी मेहनत लगती है। वे लोग पढ़े लिखे थे शुरू से ही, और जाति व्यवस्था किसी अनपढ़ ने नहीं बनाई है। ये पढ़े लिखे दिमागों की, शिक्षित दिमागों की सोची समझी चाल है। गांव के लोग जब दलितों को बहिष्कृत करते, तब सातू बाप गांव का काम करता। वह गांव में घूमता, दलितों को परचून की दुकान से सामान लाकर देता, मृत जानवरों को अकेला खींचता, छीलता, फाड़ता और सबके घरों में मांस पहुंचाता। अब समय बदल गया है। तो वैसे मैं नहीं जानती कि शरण कुमार जी ने ये शब्द क्यों बोले कि अब समय बदल गया है, लेकिन जहां तक मेरी समझ काम करती है, मुझे ये व्यंग्यात्मक
लगे कि लगता है व्यंग्य में वे बोल रहे हैं कि अब समय बदल गया है, पहले भी तो यही था, अब क्या बदला है। संता माई की बातें सुनकर मैं भीतर ही भीतर कसमसाता। अत्याचारों के कारणों का पता ही नहीं चलता। संता माई की बातें बेचैन करती। लगता यह है कि एक ऐसी मार है जिसके खिलाफ बोलना भी मना है। किसान हमें खेत की सीमा पर भी नहीं घुसने देते। बकरियां चराने हेतु जवान दलित औरतें जंगल में गईं कि किसान चिढ़ते, कहते हमारे खेतों की ओर ना जाओ, हमारे जानवरों को घास की जरूरत होती है, तुम चोर हो, तुम खेत में मत जाओ, तुम्हारी बकरियां हमारी फसलें नष्ट कर देंगी। और किसान दलित स्त्रियों का अपमान करते, गंदी गालियां बकते, पीटते, कभी कभी किसी का आंचल खिसका देते और किसी किसी को तो खड़ी फसल में खींच ले जाते। तो किसानों के लिए इस तरह का ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है। संता माई मुझे अन्याय की कहानियां सुनाती। उनकी आंखों से टपकने वाले आंसू मुझे महाकाव्य की तरह लगते। उनकी एक एक कहानी मुझे महायुद्ध की चिंगारी का एहसास दिलाती। जिस भूतकाल को हम जी चुके हैं वह कितना भयावह है, इसका एहसास मुझे होने लगा। मेरी व्यथा मुझ तक सीमित नहीं है। शिक्षा ने उन्हें और ज्यादा व्यापक समझ दी कि ये व्यथा उनकी अकेले की नहीं है, बहुत से लोग इसी से पीड़ित हैं। ये व्यथा आज की नहीं है। इस अन्याय की जड़ें हजारों वर्षों के इतिहास में फंसी हुई हैं। मेरा दुख बुद्ध द्वारा देखा गया दुख है। मैं आज उसी दुख को झेल रहा हूं। इसके बावजूद मेरे भीतर का बुद्ध जाग क्यों नहीं रहा है? मेरे नाना दादा परदादा इस कोठी की रक्षा करते रहे हैं। पाटिल जब तहसील जाते तो इस कोठी की रक्षा वे रात भर करते रहते। पर इन बेवकूफों के मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि कोठी में खाट पर सोई पटेल की पत्नी का चेहरा कभी देख लें। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बहु बेटियों को रात के अंधेरे में इन कोठियों के अधीन कर दिया। एक अजीब किस्म की स्थिति से हमें अवगत कराते हैं, जो कि काफी मतलब दारुण सच्चाई है कि जिन कोठियों की हिफाजत करते हैं, जिनकी बहु बेटियों की हिफाजत करते हैं, उन्हीं कोठियों के द्वारा उनकी बहु बेटियों की इज्जत उतारी जाती है और कहीं कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं। इन कोठियों के निर्माण में अपनी ही बलि दे दी। उनकी जूठन पर जीने में ही अपनी जिंदगी को सार्थक मानते रहे। मेरा यह इतिहास तो ये सिर्फ शरण कुमार लिम्बाले जी का इतिहास नहीं है, ये हमारे पूरे दलित समाज का, बहुजन जमात का इतिहास रहा है। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा एपिसोड नहीं है ये, थोड़ा थोड़ा मंथन करेंगे, आत्मसात करेंगे चीजों को, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट करूंगी, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।